Okay, good morning, students. Students, this is our last lecture of chapter number 1, part B. Yesterday I told you about the composition of working population, in which we classify the workers into three categories: main workers, marginal workers, and non-workers. Main workers are those workers who have the work at least for 183 days or 6 months. Marginal workers are those workers which have less than 183 days work or less than 6 months work. Non-workers means who do not have any work or who are not engaged in working. Now the participation rate. What is participation rate? The proportion of workers in a population is called participation rate. And it is expressed in percentage. परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं टोटल पॉपुलेशन में कितनी हमारी पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब कितना हमारा जो है वर्कर्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल वर्कर्स हैं, क्या प्रोपोर्शन है वर्कर्स का टोटल पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग रेट्स। पार्टिसिपेटिंग रेट्स में हमारे जो वर्कर्स हैं उसमें हम दो ही कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे, मेन वर्कर्स and marginal workers, because we said that the proportion of workers, non workers तो इसमें आए नहीं क्योंकि वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते ही नहीं, तो हम दो को इंक्लूड करेंगे, मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स का हम प्रोपोर्शन देखते हैं। अगर हम इसमें इंडिया की बात करें तो इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मीन्स मेल्स और फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स में भी हमें पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अलग अलग मिलता है, वर्कर्स अलग अलग मिलते हैं। इंडिया का ओवरऑल, इंडिया में जो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है, यानी जो ओवरऑल लोग हैं उनमें से 30.4% जो है वो एज ए मेन वर्कर वर्क करते हैं और 60.9% लोग जो है वो किस कैटेगरी के हैं, मार्जिनल वर्कर के। जो टोटल हमारा वर्कफोर्स है उसका 30.4% मेन वर्कर है, 60.9 वर्कर्स जो परसेंट है वो मार्जिनल वर्कर्स है। अब ये जो डाटा है वो हमें क्या डिपिक्ट करता है, इट मीन्स इसका क्या हम कंक्लूड निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी हाई डिपेंडेंसी रेट है, हाई डिपेंडेंसी रेट, क्योंकि देखो 60.9% वर्कर जो है मार्जिनल वर्कर है जिनके पास 6 महीने से भी कम जो है काम है, तो इट मीन्स वो लोग जो हैं वो क्या है, वो दूसरों पर बाकी टाइम के लिए औरों पर डिपेंड है, कंट्री पर डिपेंड है अपने इकोनॉमिक खर्चों के लिए। तो यहाँ पर हमें हाई डिपेंडेंसी रेट दिखती है इंडिया की। दूसरा कि ये हमें क्या दिखाता है, जब हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है उसको काम नहीं मिल रहा है प्रॉपर टाइम के लिए, तो इसका मतलब इट शोज अंडरडेवलप्ड स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो किस स्टेट में है, अंडरडेवलप्ड स्टेट में है। ठीक है। थर्ड कि इससे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो शोज अनएम्प्लॉयमेंट, कि इतने लोग जो है उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, को शो कर रहा है। तो इस हाई डिपेंडेंसी रेट इट इज ऑल्सो इन still it is also in underdeveloped state of economy and there is a large scale of unemployment in India.
नो डाउट कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। कि पार्टिसिपेशन रेट जो हमारा पहले 1991 में 37.5% था हमारा पार्टिसिपेशन रेट, दैट इंक्रीजेस 39.1% इन 2001। नो डाउट कि इसमें इंक्रीज हुआ है, बट स्लाइड सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी इंक्रीज हमारा किसको शो करता है, इम्प्रूवमेंट को, कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये एक जो है दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर इंडियन इकोनॉमी, दो इट इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन रेट। अब यहाँ पर भी हमें वर्क फोर्स में जो है वर्क पार्टिसिपेशन में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट जो है देखने को मिलता है स्टेट वाइज। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में हमें एक जैसा पार्टिसिपेशन, यानी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हमें एक जैसा पार्टिसिपेशन रेट नहीं मिलता। जैसे कि ये पार्टिसिपेशन रेट जो है लक्षद्वीप में सबसे कम है, लक्षद्वीप में स्मॉलेस्ट है हमारा लक्षद्वीप, दैट इज 25.3%, एंड हाईएस्ट हमारा है मिजोरम में 52.6। So the participation rate also varies from state to state and union territory to union territory. 16 states और 2 union territories जो हैं हमारी, वो ऐसी है जहां पर हमें एवरेज से ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट मिलता है। बाकी की जो 18 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें हमें एवरेज बिलो एवरेज जो है वो क्या मिलता है, पार्टिसिपेशन रेट मिलता है। जितनी भी हमारी नॉर्थ इंडिया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, इन सब को छोड़कर बाकी सब में हमें पार्टिसिपेशन रेट जो है और एवरेज से कम मिलता है। अब यहाँ पर भी जो एक देयर इज अ वन टिपिकल फीचर ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स दैट डिफरेंशिएट्स द कंट्री फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। एक यहाँ पर हमें जो है इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उसमें हमें फीमेल और मेल इनमें भी जो है हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया में एज कंपेयर टू मेल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही कम है। 51.7% मेल्स जो हैं वो हमारे क्या करते हैं, एज ए मेन वर्कर है, जबकि फीमेल्स में ये जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 25.6 है, ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, अगर हमारे इंडिया में मेन वर्कर्स 51.7 है तो फीमेल्स जो है वो 25.6 है, ऑलमोस्ट हाफ है फीमेल्स का पार्टिसिपेशन। अब इसके क्या रीजन है कि उनकी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन, यानी फीमेल जो है वो वर्क फोर्स में कम एंगेज है एज कंपेयर टू मैन। इसके जो है डिफरेंट रीजंस हैं, राइट डाउन द रीजंस। सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली, कि इंडिया में हमारे क्या है, कौन सा ट्रेंड है, ज्वाइंट फैमिली का ट्रेंड है। ठीक है ना, तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो अभी भी इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिलती है। इसलिए जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है फीमेल्स के ऊपर, तो सो देयर इज अ लिटिल स्कोप ऑफ वर्कफोर्स, कि उनके लिए काम करने का बहुत ही कम स्कोप हो जाता है। ठीक है, दूसरा लिटरेसी
लिटरेसी की गर्ल्स जो हैं दे आर नॉट सो एजुकेटेड। तो एजुकेशन जो है वो लेवल क्या है, गर्ल्स का कम है, फीमेल्स का कम है, जिसके कारण भी वो वर्कफोर्स में एंगेज नहीं हो पाती। थर्ड जो है फैमिली प्लानिंग। अभी भी नो डाउट कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फैमिली प्लानिंग को बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसिस कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, बहुत से लोग अवेयर भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स आज भी ऐसी हैं जहां पर फैमिली प्लानिंग जो है उसको नहीं समझा जा रहा है। तो जिससे कि जो फीमेल्स हैं दैट आर एंगेज इन वर्क, तो वो बर्थ में एंगेज रहती हैं, जिससे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती या वर्क नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है कि जो ग्रेट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि हमारे कंट्रीज में माना जाता है कि जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर मानी जाती है, फीमेल्स पर। अब फीमेल्स के ऊपर क्या है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका प्राइमरी वर्क क्या माना जाता है, फैमिली को केयर करना, बच्चों को संभालना। तो इस कारण से भी वो क्या करती हैं, वो काम नहीं कर पाती। लास्ट वन इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्योंकि आज भी बहुत सा एक लार्ज सेक्शन हमारी इंडियन सोसाइटी का ऐसा है दैट इज स्टिल मेल डोमिनेटेड, जहां पर मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और फीमेल को क्या माना जाता है कि इनका मेन वर्क जो है हाउस होल्ड वर्क है, ठीक है, और मेंस जो हैं दैट देयर वर्क इज आउटसाइड। तो यहाँ पर जो है वर्क डिवाइड किया हुआ है मेल और फीमेल में, कि फीमेल घर में ही काम करेंगे और मेल बाहर जाके काम करेंगे। मेल को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज में, तो जिसके कारण भी फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। और सिक्स्थ है लैक ऑफ सिक्योरिटी। आई थिंक जो है वो आप न्यूज में पढ़ते हो कि फीमेल्स के साथ जो है मिसबिहेव किया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है प्रॉपर फीमेल्स के लिए, रात को या शाम को बाहर निकलना उनके लिए सेफ नहीं माना जाता, बाहर जाके काम नहीं किया करना सेफ नहीं माना जाता, उनको ह्यूमिलाइज किया जाता है। तो इस तरीके से इस कारणों से भी फीमेल्स के जो वर्क करने के लिए जो हमारी सोसाइटी है वो उसके अगेंस्ट रहती है। तो ये सब रीजंस हैं जिसके कारण आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू मेंस। नाउ कम टू द लास्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स, हम पहले भी कर चुके इसको, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल किस तरीके का ट्रेड, प्रोफेशन या किसी और टाइप में काम, किसी और काम में जो है एंगेज है, किस तरीके का काम हम लोग करते हैं। नॉर्मली जो है ऑक्यूपेशन को डिवाइड करना, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, इसको जो है डिवाइड करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो यहाँ पर हमने इंडिया की जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको हमने क्लासिफाई किया वर्कर्स को 1981 में, और 2001 में भी यही क्लासिफिकेशन जो है हमने कंटिन्यू किया। अब ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो माने गए। सबसे पहले इसमें आते हैं कल्टीवेटर्स, who cultivate their land। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स, who works as a labor in the farms। थर्ड कैटेगरी हमने रखी इसमें हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज। और लास्ट कैटेगरी है अदर वर्कर्स। अदर वर्कर्स मीन्स हु आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये चार कैटेगरीज जो हैं वो इंडियन में हमने एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है। अब इसमें से हम देखें तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है। 1971 में जो है इनका प्रोपोर्शन 69.49% था, जो 2001 में 58.4% रह गया। तो इसका मतलब जैसे कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है उसका प्रोपोर्शन भी जो है वो कम हो गया।
4.07 जो है वो सिर्फ इसका 2001 में प्रोपोर्शन रह गया। इसका मतलब इन तीनों का प्रोपोर्शन कम होना, इनका डाउन होना, इट मींस अदर वर्कर्स का अप होना। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेजेस है वो क्या है, प्राइमरी स्टेज है, और ये क्या है हमारी सेकेंडरी और टर्शरी है। अगर हमारा यहाँ पर प्रोपोर्शन कम हो रहा है इन स्टेज में और यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, डेवलप्ड स्टेज की ओर जा रहे हैं। नॉट इन द डेवलप्ड स्टेज बट डेवलप्ड स्टेज की ओर हम स्टेप आउट कर रहे हैं। डेवलप्ड स्टेज की ओर हमने स्टेप इन किया, तो इट मींस ये हमारे यहाँ क्या है, एक गुड इंडिकेटर शो करता है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होती हुई हमें नजर आती है एज वी गो फ्रॉम द 3 फ्रॉम 4th नंबर। अब यहाँ पर भी जो कल्टीवेटर्स है उनका हमें जो है इक्वल प्रोपोर्शन नहीं मिलता, यानी यहाँ पर भी हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि चंडीगढ़ जैसे हैं, चंडीगढ़ एरिया में कल्टीवेशन नहीं है, यानी वहां की जो मेन वर्क फोर्स है वो किस में एंगेज है, ज्यादातर अदर वर्कर्स में एंगेज है। वहां सिर्फ 0.47% जो पॉपुलेशन है वो इन 3 कैटेगरी में है। तो इट मींस बाकी सारी पॉपुलेशन जो है चंडीगढ़ की किस में है, अदर वर्कर्स में है। जबकि जो यही अगर हम देखें नागालैंड में यही प्रोपोर्शन जो है, नागालैंड में ये प्रोपोर्शन जो है वो 68.23 है, यानी मेजर जो मैन फोर्स है वो वर्क फोर्स है वो किस में एंगेज है, प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है। तो इसी तरीके से हमें जो है जो एग्रीकल्चर लेबर्स है उसमें भी हमें वेरिएशन मिलता है। यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर जो लेबर्स है उसमें 39.63% आंध्र प्रदेश में है, जबकि मिनिमम चंडीगढ़ में है 0.11%। तो चंडीगढ़ जैसा एरिया जहां पर मेनली जो मेन वर्क फोर्स है वो किस में एंगेज है, अदर वर्कर्स में, जबकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरिया जो है वो उसमें आज भी वर्क फोर्स की में एंगेज है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स के रूप में है। अब यहाँ पर अगर हम सेक्टोरल कॉम्पोजिशन देखें, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ये तो हमने वर्कफोर्स को डिवाइड किया, ठीक है ना, ये क्या है हमारा वर्कर्स है, इस तरीके से हमने ऑक्यूपेशनल को डिवाइड किया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हम इकोनॉमी के 3 सेक्टर मानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों ही हमने देखे थे ना, कि 3 सेक्टर्स ऑफ द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये 3 मेन सेक्टर्स जो हैं वो हम इकोनॉमी के मानकर चलते हैं। अब इसमें भी हमें मेल और फीमेल का जो है इसमें पार्टिसिपेशन अलग अलग मिलता है। फीमेल का जो मेनली पार्टिसिपेशन है वो किसमें है, प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में फीमेल्स का ज्यादा हमें पार्टिसिपेशन मिलता है इंडिया जैसी कंट्री में। उसका मेन रीजन क्या है, एक तो फीमेल्स की इलिटरेसी, दूसरा कि जो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के कारण फीमेल्स को बाहर या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं भेजा जाता। तो मेनली जो मैन वर्कर्स है, मैन फोर्स है, वो बाहर जाकर काम करती है। माइग्रेशन हमने पढ़ा था, तो माइग्रेट जो है मोस्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण मैन फोर्स जो है वो माइग्रेट होती है, और फीमेल्स जो हैं वो पीछे विलेजेस में रहते हैं और जिनका प्राइमरी वर्क क्या हो जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी एक्टिविटीज में फीमेल वर्कर्स का हाई प्रोपोर्शन मिलता है। नो डाउट कि आज के टाइम में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट जो है हमें नजर आती है, और अब जो है फीमेल्स का पार्टिसिपेशन मिलता है। सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में भी हमें फीमेल्स दिखाई देती है कि आज भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग आज भी जो है फीमेल का पार्टिसिपेशन सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में कम है। तो इंडिया का जो मेन प्रोपोर्शन है वर्कर्स का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था पहले, कितना था 66.85 जो परसेंट पॉपुलेशन है दैट वाज engaged in एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर इन 1991।
लेकिन अब ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, दैट डिक्लाइन फ्रॉम 58.2% इन 2001। अब ये स्टेट हमारी क्या दिखा रही है, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ रहा है वर्क फोर्स का। तो इट मीन्स ये वर्क फोर्स ऐसा तो नहीं है कि खाली बैठे लोग, ये क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर से निकलकर वो किस में एंगेज हो रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की ओर जाना यानी कि हमारे इकोनॉमी का ग्रो करना, और हमारी इकोनॉमी जो है उसमें ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन जो है वो क्या होता जा रहा है, डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। हम प्राइमरी सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, और जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग स्टेज से डेवलप्ड स्टेज की ओर जा रही है। अब यहाँ पर भी हमें रीजनल वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, जहां पर हमें कल्टीवेटर्स का शेयर ज्यादा मिलता है, यानी फार्मर्स ज्यादा मिलते हैं। जबकि कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर लेबर ज्यादा मिलता है। चंडीगढ़ और पांडिचेरी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहां पर हमें सर्विसेज में एंगेज लोग ज्यादा मिलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड ही सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ किसी भी कंट्री में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां के वर्क फोर्स यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी कंट्री में ज्यादा हो रहा है तो उससे वर्क फोर्स, मेन वर्कर्स का जो कंसंट्रेशन है वो इनमें ज्यादा होता जाएगा। So this is all about the chapter number 1. Now if you have any doubt or query, now you can ask. Just raise your hands, beta. Unmute yourself. Aditya, Anurag, Aryan.